हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जब भी हम कोई एआई सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो सिंगल एजेंट सिस्टम हो या मल्टी एजेंट सिस्टम हो, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड वो है मेमोरी। बिकॉज कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने एजेंट्स बना रहे हो या कितना पावरफुल एलएलएम यूज़ कर रहे हो, अगर आपके एआई सिस्टम के अंदर मेमोरी नहीं होगी ना, तो वो सब कुछ भूल जाएगा एक बार जब कॉन्वर्सेशन एंड होगी। तो हर बार जब यूज़र बात करेगा, इंटरैक्ट करेगा, मैसेजेस करेगा, तो सिस्टम ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो यूज़र से फर्स्ट टाइम बात कर रहा है। उसको पुराना कुछ भी याद नहीं रहेगा, पुरानी कोई कन्वर्सेशन या पहले क्या काम उसने किया हुआ है, वो कुछ भी उसको याद नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जब आप रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस पे काम करते हो। क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में क्या होता है, एजेंट को कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है पुरानी वाली इंटरैक्शन से, ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सके, है ना? तो इसलिए मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आज के ट्यूटोरियल में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मेमोरी कॉन्सेप्ट लैंग्राफ में कैसे काम करता है। तो हम पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी ये दोनों टाइप की मेमोरीज का, और फिर मैं ये भी बताऊंगी जो रियल एआई प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मेमोरी किस तरह से यूज की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि मेमोरी होती क्या है। तो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मेमोरी मीन्स सिस्टम और एजेंट कैन रिमेंबर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस इंटरैक्शंस। मतलब जो भी पहले की इंटरैक्शंस हुई हैं आपके बीच में और एजेंट के बीच में, उसको वो याद रहेंगी। ये होती है मेमोरी। ओके, तो फॉर एग्जांपल सपोज करो जिस एजेंट के पास मेमोरी है ना, उसको सब याद रहेगा। उसको ये पता रहेगा कि पहले क्या कॉन्वर्सेशन हो रखी है, प्रीवियस आउटपुट क्या थी, या फिर जो आपने पहले काम किया है उसमें क्या डिसीजंस लिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें एजेंट कर सकता है जिसके पास मेमोरी होगी। एंड अगर एक एजेंट है जिसके पास मेमोरी नहीं है, तो तब क्या होगा? वो सब कुछ भूल जाएगा। जो भी पहले की इंफॉर्मेशन आपने एजेंट को दी होगी वो भूल जाएगा और वो एवरी टाइम स्टार्ट करेगा स्क्रैच से। तो अब आपको पता चल गया मेमोरी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की मेमोरी होती है लैंग्राफ के अंदर। तो लैंग्राफ की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो दो तरह की मेमोरी है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम थ्रेड लेवल मेमोरी भी बोल सकते हैं, कॉन्वर्सेशन मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी होती क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स कि इंफॉर्मेशन होगी ना जो, वो एजेंट सिर्फ एक चैट सेशन के अंदर याद रखेगा जिस चैट सेशन में अभी बात हो रही है। मतलब आपने चैट ओपन की हुई है, आप बात कर रहे हो, जो बात उस वाले चैट में चल रही है वो तो उसको याद रहेगी। बट जब आप एक बार उस चैट को बंद कर दोगे और दोबारा आप ऐप ओपन करोगे, तो एजेंट को कुछ भी याद नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चैट में कि माय नेम इज आरोही, एंड सेम उसी चैट विंडो के अंदर, उसी चैट में, ऑनगोइंग चैट में मैंने थोड़ी देर के बाद पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो मेरे को एजेंट बता देगा कि मेरा नाम आरोही है। बट अगर वो एप्लीकेशन बंद हो गई, उसके बाद मैंने दोबारा ओपन करी और मैंने फिर पूछा व्हाट इज माय नेम, तो उसको वो याद नहीं रहेगा। तो ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी मींस चाहे आपकी विंडो बंद हो गई, ऐप बंद हो गई, चैट आपने बीच में छोड़ दी, एंड बाद में जब भी आप उसको पूछोगे पुरानी कॉन्वर्सेशन के बारे में, तो उसको वो याद रहेगा। ठीक है? जैसे सपोज आज मैंने कुछ चैट में बात करी, मैंने ऐप बंद कर दी, 3-4 दिन के बाद मैंने दोबारा वो ऐप ओपन करी और दोबारा मैंने बात करनी स्टार्ट करी, तो उसको वो पुरानी हिस्ट्री सब याद होगी। तो ये होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अब हमें दोनों तरह की मेमोरीज का पता चल गया। अब गाइस एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लैंग्राफ के अंदर, जो आपको आना चाहिए अगर आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्योंकि जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है ना लैंग्राफ में, वो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू यूज होता है एंड इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चेक पॉइंटर्स। अब चेक पॉइंटर्स क्या होते हैं? चेक पॉइंटर्स बेसिकली ना, जब आप लैंग्राफ में काम करते हो, तो लैंग्राफ में क्या होता है, आपके पास बहुत सारी नोड्स होती हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं, मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं। तो हर नोड अपना जब काम करती है, तो वो काम कहाँ जाता है? स्टेट में जाता है। स्टेट क्या होती है? लैंग्राफ की एक मेमोरी होती है, शेयर्ड मेमोरी होती है। शेयर्ड मेमोरी का मतलब जितने भी एजेंट्स या नोड्स लैंग्राफ में हैं, वो सारे उसी मेमोरी के अंदर अपना काम करके सेव करते हैं। हर नोड जब अपना काम करेगी, तो उसी स्टेट के अंदर अपनी आउटपुट स्टोर करती है
फिर अगला वाला जो एजेंट होगा उसी में से इनपुट लेगा एंड अपना काम करेगा, फिर अपने आउटपुट को सेम उसी स्टेट में सेव करेगा। तो वो क्या हुई, शेयर्ड मेमोरी। काम जब लैंग ग्राफ में होगा ना, सारा काम जो होता जाएगा, हर नोड अपना काम करेगी, एडिट करेगी, अपडेट करेगी, इनपुट लेगी, आउटपुट देगी, सारा काम इसी स्टेट में होता है। तो ये जो स्टेट होती है, चेक पॉइंटर की हेल्प से ये स्टेट हर टास्क के बाद सेव की जाती है। तो चेक पॉइंटर क्या होते हैं? चेक पॉइंटर ना एक बेसिकली कह लो कि आप ऑटो सेव ऑप्शन होती है। जब भी कोई टास्क हुआ, काम हुआ लैंग ग्राफ की एप्लीकेशन के अंदर, वो सेव हो जाएगा चेक पॉइंटर की हेल्प से। चेक पॉइंटर एक ऑटो सेव ऑप्शन की तरह है। तो जब भी आपने लैंग ग्राफ में मेमोरी यूज़ करनी है, तो साथ में चेक पॉइंटर यूज़ होगा ही होगा। ये मैं थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगी। तो थ्योरेटिकली आपको ये सब समझने की ज़रूरत थी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम वीएस कोड यूज़ करेंगे, तो वीएस कोड आप ओपन कर लो। तो वीएस कोड ओपन करने के बाद हम पहले एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम सारा काम करेंगे। तो मैंने ना एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है लैंग ग्राफ डेमोज़ के नाम का। उस फ़ोल्डर के अंदर हमने काम करना है, तो वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप फाइल पे क्लिक करो, फिर आप क्लिक करोगे ओपन फ़ोल्डर पे एंड अब आप उस लोकेशन पे जाओ जहाँ पे वो फ़ोल्डर है एंड ये देखो ये रहा लैंग ग्राफ डेमोज़ फ़ोल्डर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो देखो ये लैंग ग्राफ डेमोज़ फ़ोल्डर ओपन हो गया। अभी ये फ़ोल्डर जो है ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाएँगे एंड उस सेपरेट एनवायरनमेंट के अंदर ना मैं पाइथन के सारे पैकेजेज़ इंस्टॉल करूँगी जो हमें आज के कोड के लिए चाहिए। तो उसके लिए हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो आप ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करो, टर्मिनल पे जाओ एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो। अब टर्मिनल ओपन हो गया, आप लिखोगे पाइथन -m venv एंड फिर एनवायरनमेंट का नाम। तो मैंने नाम दे दिया langgraph अंडरस्कोर env1। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने जो सेपरेट एनवायरनमेंट बनाना है उसका नाम है ये। जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगी आपको इस साइड पे इस नाम का एक फोल्डर दिखेगा जिसमें आपकी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी होगी। अब देखो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, इस तरफ आपको फोल्डर दिख रहा है, इसका मतलब एनवायरनमेंट बन गया। अब आपको इसको एक्टिवेट करना है, तो आप लिखोगे langgraph env1 देन स्क्रिप्ट्स एंड देन एक्टिवेट। तो गाइज ये कमांड लिख के आप एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करते हो। देखो एक्टिवेट हो गया एनवायरनमेंट। एक बार जब एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, अब हम पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी के लिए ना हम 2 पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं। एक तो हम कर रहे हैं langgraph एंड दूसरा हम कर रहे हैं python-env। तो एंटर कर दो। गाइज़ हमें और भी पैकेजेस चाहिए बट वो मैं आपको तब बताऊँगी जब हमें कोड में उनकी ज़रूरत होगी ना, हम साथ-साथ इंस्टॉल करते रहेंगे। उस तरह से ना आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस काम के लिए कौन-सा पैकेज चाहिए, ठीक है? तो langgraph एंड python-env तो सबसे इनिशियल पैकेजेस हैं, ये आपको चाहिए ही क्योंकि हम आज जो कोड करेंगे वो किस में कर रहे हैं? langgraph में कर रहे हैं। एंड ये जो python-env पैकेज होता है, ये किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी एलएलएम जब आप यूज़ करते हो ना, तो उसकी एपीआई की यूज़ करते हो, तो वो एपीआई की को मेमोरी में लोड करने के लिए ना आपको ये पैकेज चाहिए होता है। इसलिए हमने ये python-env पैकेज इंस्टॉल करना है। तो देखो दोनों पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक पाइथन फाइल बनाएँगे जिसमें हमने काम करना है। तो आप क्लिक करो यहाँ पर एंड इसको नाम दे दो शॉर्ट टर्म मेमोरी डॉट पीवाई। तो पहले जो मैं आपको एग्जांपल बताऊँगी आज वो होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी का, फिर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, सारे पैकेजेस को इंपोर्ट करना जो हमें चाहिए। तो इनिशियली हमें ये वाले पैकेजेस चाहिए। ये जो ऑपरेटर पैकेज है मैं थोड़ी देर में बताऊँगी जब मैं यूज़ करूँगी कि इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। लोड अंडरस्कोर डॉट env मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें ये पैकेज क्यों चाहिए, एपीआई की को मेमोरी में लोड करने के लिए चाहिए ताकि हम एलएलएम यूज़ कर सकें। एंड ये हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना हम स्टेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टेट मैंने बताया था ना शेयर्ड मेमोरी होती है जिसमें लैंग ग्राफ के सारे नोड्स जो होंगे अपना काम करके उसी में रखेंगे और बाकी जो नोड्स होंगी इनपुट आउटपुट सब कुछ वहीं पे होगा पड़ा हुआ एंड सारे नोड्स वहां से ही डेटा को पिक करेंगे एंड वहीं पे डेटा को रखेंगे। तो उसको जब क्रिएट करेंगे ना उसके लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए एंड उसी टाइम पे हमने ऑपरेटर भी यूज़ करना है। जब हम स्टेट का कोड लिखेंगे तो थोड़ी देर में मैं समझा दूँगी ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो फिर हम यूज़ कर रहे हैं ये 3 चीज़ें लैंग ग्राफ से, ये हमें चाहिए जब हम लैंग ग्राफ में ग्राफ बनाते हैं ना, तो तब हमें ये चाहिए। ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊँगी कोडिंग की हेल्प से हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर रहे हैं।
एंड गाइस ये लाइन है जो आपको यूज़ करने देगी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके लैंग्राफ के प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इन मेमोरी सेवर। कहीं पे भी आप इन मेमोरी सेवर देखते हो ना लैंग्राफ में, उसका मतलब क्या है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मतलब कि करंट सेशन जो चल रहा है, उसके अंदर जितनी चैट होगी, वो तो लैंग्राफ के एजेंट को याद रहेगी, बट जब एक बार ऐप बंद हो गई, फिर आपके लैंग्राफ के एजेंट को वो कन्वर्सेशन याद नहीं रहेगी, ठीक है? तो हम अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये इम्पोर्ट करना पड़ता है, कहाँ से? langgraph.checkpoint.memory। सी गाइस, चेकपॉइंट मैंने बताया था ना कि अगर आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है लैंग्राफ में, तो उसके लिए आपको चेक पॉइंटर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि चेक पॉइंटर की हेल्प से ही मेमोरी यूज़ की जा सकती है लैंग्राफ में। इसीलिए हम इम्पोर्ट भी वैसे ही कर रहे हैं। तो इतना इम्पोर्ट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें एक एलएलएम यूज़ करना है। कभी भी आप कोई भी एआई की एप्लीकेशन बनाते हो ना, आपको एक एलएलएम तो चाहिए ही होता है। तो अब आप फ्री एलएलएम भी यूज़ कर सकते हो, पेड एलएलएम भी यूज़ कर सकते हो। मेरे ट्यूटोरियल में मैं फ्री एलएलएम यूज़ करके बताऊँगी। एंड आज के ट्यूटोरियल में हम ना ग्रॉक से एलएलएम लेंगे। ग्रॉक मतलब वहाँ पे ना बहुत सारे ओपन सोर्स एलएलएम पड़े हैं, तो आप वहाँ से एलएलएम लेके यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम पहले वो पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम पाइथन कोड के साथ ग्रॉक को कनेक्ट करके वहाँ से एलएलएम यूज़ कर पाएँ। तो हमें कौन-सा पैकेज इंस्टॉल करना है? देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पिप इंस्टॉल langchain हाइफन ग्रॉक, एंटर कर दो। जब आप ये पैकेज इंस्टॉल कर लोगे, मैं इसको कॉपी करके ना यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? जब आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लोगे, तो मतलब आप ग्रॉक पे जितने भी एलएलएम्स पड़े हैं, वो यूज़ कर सकते हो। तो देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया ये पैकेज। अब आपने पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? आपको एपीआई की चाहिए। अब एपीआई की के लिए आप ब्राउज़र ओपन करो एंड यहाँ पर आप लिखो console.grok.com एंड एंटर कर दो। अब यहाँ पे आप एपीआई कीज़ देख रहे हो, इस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे क्रिएट एपीआई की, इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे इसका कुछ नाम रख दो। लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया डेमो 2 एंड यहाँ पे ना एक्सपायरी डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने लिख दिया नो एक्सपायरेशन एंड यहाँ पे अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे एपीआई की मिल गई, इसको कॉपी कर लो एंड अब हम इस एपीआई की को यूज़ करेंगे यहाँ पर। आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उस फ़ाइल को नाम दे दो .env, ठीक है? एंड यहाँ पर वो एपीआई की को पेस्ट कर दो। तो देखो मैंने ग्रॉक की एपीआई की यहाँ पर पेस्ट कर दी इस फ़ाइल में .env में। अब इसको सेव कर दो। दोबारा अपने कोड पे आ जाओ। अब हमने 2 स्टेप्स कर लिए। एक तो हमने वो पैकेज इंस्टॉल कर लिया जिसके थ्रू एलएलएम यूज़ कर पाएँगे। हमने एपीआई की को .env फ़ाइल में भी रख दिया। अब हमें उस एपीआई की को लोड करना है अपने पाइथन कोड में, ठीक है? तो उसके लिए आप लिखोगे लोड अंडरस्कोर डॉट env। इतना लिखने से एपीआई की मेमोरी में लोड हो जाएगी एंड जब आप पाइथन कोड रन करोगे तो आप एलएलएम यूज़ कर पाओगे। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें कौन सा एलएलएम यूज़ करना है, क्योंकि ग्रॉक पे बहुत सारे एलएलएम्स पड़े हैं, हमें कौन सा एलएलएम यूज़ करना है। तो लेट्स से हम ये एलएलएम यूज़ करना चाहते हैं, लामा 3.3 70 बिलियन पैरामीटर वाला जो मॉडल है, हम ये मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। मैंने इसको एलएलएम वेरिएबल में रख लिया, ठीक है? अभी तक हमारा इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट टास्क है स्टेट को क्रिएट करना, ठीक है? स्टेट बताया है ना मैंने, शेयर्ड मेमोरी। अब हमने वो स्टेट क्रिएट करनी है, ताकि जब हम नोड्स बनाएँ, सारी नोड्स इसी स्टेट में काम करके आउटपुट रखें एंड अगली वाली जो नोड होगी उसी स्टेट में से डेटा लेके अपना काम करें एंड फिर आउटपुट इसी स्टेट में रख दे। तो स्टेट एक शेयर्ड मेमोरी होती है आपकी लैंग्राफ एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया, देखो इतना कोड। पहले यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हम सिर्फ लैंगचेन कोर डॉट मैसेजेस से ये डिफरेंट टाइप के जो मैसेजेस हैं ना, ये वाली क्लासेस हैं, इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। एनी मैसेज, ह्यूमन मैसेज, सिस्टम मैसेज, एआई मैसेज। ह्यूमन मैसेज मतलब जो यूज़र मैसेज टाइप करेगा उसके लिए है ये क्लास। सिस्टम मैसेज जो सिस्टम प्रॉम्प्ट हम बनाते हैं ना उसके लिए है।
एंड एआई मैसेज जो एलएलएम रिप्लाई करता है, ये क्लास उसके लिए है। एनी मैसेज मतलब सारे मैसेजेस। तो ये 4 डिफरेंट तरह के मैसेजेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम दे दिया मैसेज स्टेट। ठीक है? मतलब ये जो हम स्टेट बना रहे हैं ना, उस स्टेट का नाम क्या है? मैसेज स्टेट। एंड यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा हुआ है टाइप डिक्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हम स्टेट बनाएँगे, इसके अंदर की एंड उसकी डेटा टाइप हम स्टोर करना चाहते हैं। मतलब ये जो स्टेट होगी, ये जो डेटा स्टोर करेगी, वो किस फॉर्मेट में करेगी? डिक्शनरी के फॉर्म में करेगी। हमारे पास डिक्शनरी की कीज़ होंगी। अब इस केस में हमारे पास कितनी कीज़ हैं? एक की है मैसेजेस के नाम की, दूसरी की है एलएलएम कॉल्स के नाम की। मैसेजेस की के अंदर हम इस तरह से डेटा रखना चाहते हैं, एलएलएम कॉल्स के अंदर जो हमारा डेटा होगा वो इंट फॉर्मेट में होगा। अब हम इसको अंडरस्टैंड करें मैसेजेस के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले तो लिस्ट एनी मैसेजेस मतलब क्या है इसका? कि जितने भी मैसेजेस होंगे, चाहे वो मैसेज एलएलएम ने किया है, चाहे वो मैसेज यूज़र का है, चाहे वो सिस्टम का है, कोई भी मैसेज है, सारे मैसेजेस हमने एक लिस्ट में रखने हैं। एंड उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर डॉट ऐड। तो गाइज़ रिमेंबर ये ऑपरेटर मॉड्यूल हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया हुआ है। ये देख रहे हो सबसे पहले? तो मैंने बोला था मैं थोड़ी देर में बताती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो वो जो ऑपरेटर मॉड्यूल है ना हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा ऑपरेटर डॉट ऐड। इसका क्या मतलब है कि जो भी मैसेजेस चल रहे होंगे यूज़र के बीच में एंड एआई चैटबॉट के बीच में या एजेंट के बीच में, तो वो जो मैसेजेस होंगे ना जैसे जितने भी मैसेजेस हैं, मैसेजेस की जितनी भी लिस्ट है, तो जब भी कोई न्यू मैसेज आएगा तो वो जो मैसेज की लिस्ट है ना उसके नीचे वो न्यू मैसेज आ जाए। पुराने मैसेजेस डिलीट ना हों, पुराने मैसेजेस वहीं रहें, जो भी मैसेजेस हैं अभी तक के, ठीक है, कन्वर्सेशन के, वो सारे मैसेजेस वहीं रहने चाहिए। बट जो नया मैसेज आता रहेगा वो जो पुराने मैसेजेस की लिस्ट है उसके नीचे ऐड होते रहे। तो इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा हमारे एजेंट के लिए, ओके? तो ये होता है ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे। एंड एलएलएम कॉल्स इस की के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? इस की के अंदर ना हम ये देखेंगे, ये स्टोर करेंगे कि एलएलएम कितनी बार यूज़ हुआ, मॉडल को कितनी बार कॉल किया गया। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है। सपोज़ अगर आपको ये देखना है कि आप कल को कोई पेड मॉडल यूज़ कर रहे हो और आपको देखना है, कॉस्ट को मॉनिटर करना है, आप देखना चाहते हो एलएलएम कितनी बार कॉल हो रहा है, तो आप तब वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने बना दी स्टेट, शेयर्ड मेमोरी जहाँ पे सारा काम होगा। आफ्टर एवरी टास्क नोड यहाँ पे काम सेव करेगी, आउटपुट सेव करेगी एंड हर नोड यहीं से डेटा लेके उसके ऊपर काम करेगी। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमें एक नोड बनानी है। वो नोड क्या करेगी? यूज़र का मैसेज लेगी, वो मैसेज एलएलएम को देगी, एलएलएम उसके ऊपर काम करेगा, एलएलएम फिर उसका रिप्लाई दे देगा। सिंपल इतना काम करना है। आज के ट्यूटोरियल में हम कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। तो हम मेमोरी देखेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज़ कैसे होती है। उसके अलावा सिंपल हम एक नोड बनाएँगे, वो नोड को मैसेज जाएगा यूज़र का, वो नोड एलएलएम को यूज़ करके यूज़र के क्वेश्चन का रिप्लाई करेगी। तो अब हम एक पाइथन फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम ये सारा काम करने वाले हैं। तो देखो ये फंक्शन है, मैं आपको ये सारा फंक्शन लाइन बाय लाइन समझाती हूँ। एक हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम रखा चैटबॉट नोड। इस फंक्शन को जो इनपुट मिलेगी ना, वो कहाँ से मिलेगी? मैसेज स्टेट से। मैंने बोला था ना हर नोड कहाँ से डेटा लेगा? शेयर्ड स्टेट से। हमारी शेयर्ड स्टेट का क्या नाम है? मैसेज स्टेट। तो इस वाली नोड की जो स्टेट होगी मतलब इस नोड को जो इनपुट जाएगी वो कहाँ से जाएगी? मैसेज स्टेट से ये डेटा उठाएगा। फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर हम एलएलएम को कॉल कर रहे हैं। एलएलएम को हम सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। पहले तो एलएलएम को बता रहे हैं ना कि उसको बिहेव कैसे करना है। तो एलएलएम को हम बता रहे हैं कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो, कन्वर्सेशन मेमोरी को प्रॉपर्ली यूज़ करना एंड प्रीवियस मैसेजेस के बेसिस पे आंसर करना। एंड उसको प्रीवियस मैसेजेस कहाँ से मिलेंगे? उसको प्रीवियस मैसेजेस मिलेंगे इस मैसेजेस की से, क्योंकि इस मैसेजेस की के अंदर हमने सारे मैसेजेस स्टोर करवाने हैं, है ना? तो उसके साथ-साथ हम उसको ये इनपुट दे रहे हैं स्टेट मैसेजेस। मतलब मैसेज स्टेट के अंदर ये जो मैसेजेस पड़े हैं, ये सारे मैसेजेस हम किसको दे रहे हैं? एलएलएम को दे रहे हैं एंड एलएलएम को हम ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। इस प्रॉम्प्ट से एलएलएम को पता चलेगा कि उसको कैसा काम करना है एंड फिर एलएलएम ने देखो
रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया। रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर क्या होगा, एलएलएम की आउटपुट आ जाएगी। फिर वो जो रिस्पॉन्स है, वो कहाँ जा रहा है, मैसेज वाली की में दोबारा सेव कर रहे हैं हम। एंड जो एलएलएम कॉल वाली की है, यही 2 कीज़ है ना यहाँ पे, है ना? तो एलएलएम कॉल वाली की में हमने साथ में +1 लिख दिया, क्योंकि हमने अभी एलएलएम को यूज़ किया है, तो एलएलएम कॉल हुआ है, तो एलएलएम कॉल्स की हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? यही देखने के लिए कर रहे हैं ना कि एलएलएम कितनी बार यूज़ हुआ है, मॉडल को कितनी बार कॉल किया गया है, तो इसलिए +1 लिख दिया। तो इतना काम है। देखो, हमने एक चैटबॉट नोड बना ली। अब हम ग्राफ बिल्ड करेंगे, क्योंकि लैंग्राफ में कभी भी काम करना होता है, चाहे आपकी सिंगल नोड है, चाहे आपकी मल्टीपल नोड्स हैं, आपको पहले ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बना के ग्राफ को कंपाइल करते हो, तो ही वो आपको एक्चुअल में आउटपुट दिखा सकता है। अब हम बिल्ड करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बिल्ड करने के लिए आप लिखोगे ये। आपने बिल्डर वेरिएबल ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे मैं स्टेट ग्राफ को यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़, रिमेंबर स्टेट ग्राफ क्या था? यहाँ पर ऊपर मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है। तो स्टेट ग्राफ की हेल्प से क्या होता है, आप लैंग ग्राफ के अंदर ग्राफ्स बनाते हो। तो हमने स्टेट ग्राफ लिया एंड उसके अंदर हमने लिख दिया मैसेज स्टेट। मैसेज स्टेट क्या है? ये जो हमने अभी स्टेट बनाई है, ये देख रहे हो ना, क्लास मैसेज स्टेट बनाई है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि ये शेयर्ड मेमोरी है, हर नोड यहीं से डेटा लेगी और यहीं पे डेटा रखेगी। तो वो दे दी, हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, मैसेज स्टेट उसको दे दिया। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया, इसके अंदर नोड्स भी तो डालनी है। मतलब ये जो नोड है मैंने बनाई यहाँ पे नोड, इस नोड को मुझे ग्राफ पे ऐड करना पड़ेगा। जो लैंग ग्राफ का ग्राफ होता है उस पे मुझे ऐड करना पड़ेगा इसे। तो उसके लिए आप लिखोगे ये लाइन, बिल्डर, ये वाला वेरिएबल, डॉट ऐड नोड। ऐड नोड से आप नोड्स को ऐड कर सकते हो ग्राफ पे। एंड यहाँ पे हमने पहले तो लिखा उस नोड का नाम। जो भी मैं नोड बना रही हूँ उसको मैं कोई ना कोई नाम दूंगी, तो मैंने नाम रख दिया उसका चैटबॉट। एंड यहाँ पे आप लिखोगे वो पाइथन का फंक्शन जो आप काम करवाना चाहते हो इस नोड से। तो मैंने एक नोड बनाई जिसका नाम है चैटबॉट, एंड ये नोड क्या काम करेगी, ये वाला काम करेगी। एंड ये क्या है, ये एक पाइथन फंक्शन है जो हमने ऊपर बनाया। अब हम कनेक्शंस भी तो एस्टैब्लिश करते हैं ना, कि जैसे पहले काम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर इस नोड के पास जाएगा, फिर इस नोड के पास जाएगा, फिर काम खत्म होना चाहिए। तो अब हमने वो काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास सिंगल ही नोड है, तो आप स्क्रॉल करो, आप देखोगे यहाँ पे ना मैंने स्टार्ट एंड एंड, ये 2 चीज़ें भी इम्पोर्ट करी हुई हैं। तो ये ना दोनों इनबिल्ट होती हैं लैंग ग्राफ के अंदर, स्टार्ट नोड एंड एंड नोड। स्टार्ट नोड मतलब कभी भी लैंग ग्राफ का जो काम है ना, स्टार्ट नोड से ही स्टार्ट होगा एंड खत्म कहाँ पे होगा, एंड नोड पे खत्म होगा। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, स्टार्ट नोड से फिर हमारा जो चैटबॉट नोड है वो, फिर एंड नोड। तो अब हमने इनमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए आप लिखोगे ये 2 लाइन्स, बिल्डर डॉट ऐड एज। तो पहले स्टार्ट नोड कनेक्ट होएगी चैटबॉट नोड से जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है। फिर दोबारा बिल्डर डॉट ऐड एज। अब चैटबॉट नोड को हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड नोड से। तो हमारा ग्राफ बन गया। गाइज़, अभी भी कोड रन नहीं होगा, आपको कोई आउटपुट नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सिर्फ़ अभी हमने डिज़ाइन किया है। अभी हमने इसको रन नहीं किया। रन करने के लिए कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करेंगे, पर उससे पहले अब हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कौन-सी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं पहले हम? शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए मैंने आपको बताया था हमने कौन-सा मॉड्यूल इम्पोर्ट किया है, ये वाला, इन मेमोरी सेवर। तो अब हम इसको यूज़ करके पहले मेमोरी को यूज़ करते हैं। तो अब आप करोगे क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ करने के लिए आप ये लाइन लिखोगे। मैंने एक वेरिएबल लिया, इसमें इन मेमोरी सेवर जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है उसको ऐसे लिख दिया। अब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ कर सकते हो। अब हम ये वाला जो ग्राफ है ना, अब इसको कंपाइल करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दो बिल्डर डॉट कंपाइल, पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखोगे ये चेक पॉइंटर इक्वल्स टू मेमोरी। मेमोरी कौन सी, ये वाली टेम्परेरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड चेक पॉइंटर इक्वल्स टू मेमोरी। याद है गाइज, मैंने बताया था कि लैंग ग्राफ के अंदर मेमोरी किसके थ्रू यूज होएगी, चेक पॉइंटर के थ्रू यूज होएगी। एंड चेक पॉइंटर मैंने क्या बताया था, चेक पॉइंटर एक ऑटो सेव ऑप्शन की तरह काम करता है। जब भी कोई नोड या एजेंट कुछ काम करेगा, तो जब उसने वो काम किया ना, जो भी वो स्टेट होएगी, है ना? वो स्टेट सेव हो जाएगी, ऑटो सेव हो जाएगी, और वो कौन सेव करेगा? चेक पॉइंटर सेव करेगा। तो हमने ग्राफ को कंपाइल कर दिया एंड हमने उसको मेमोरी दे दी। सिर्फ गाइज़ इतना लिखने से देखो
आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज़ कर सकते हो एंड इस चीज़ को ना हम एक वेरिएबल में लिख लेते हैं, वो यूज़ करना ईज़ी हो जाएगा। अब गाइज़ इसको रन करने से पहले ना हम एक और स्टेप करेंगे, वो है ये। देखो, कॉन्फ़िग वेरिएबल के अंदर मैंने लिख दिया थ्रेड आईडी यूज़र1। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी से पता चलेगा किस यूज़र की बात हो रही है। जैसे सेशन आईडी होती है ना, हर यूज़र की डिफरेंट सेशन आईडी होती है, सेशन आईडी से पता चलता है कि उस सेशन में क्या बात हो रखी है। वैसे ही थ्रेड आईडी होती है। थ्रेड आईडी हर यूज़र की डिफरेंट होती है। इसी थ्रेड आईडी से पता चलता है कि किस यूज़र की बात हो रही है। जैसे मान लो यूज़र1 यहाँ पे थ्रेड आईडी है, तो यूज़र1 ने पहले मैसेज किया हेलो माय नेम इज़ आरोही, तो थ्रेड आईडी यूज़र1 है। फिर इसी यूज़र ने दोबारा मैसेज किया माय फेवरेट लैंग्वेज इज़ पाइथन। फिर उसके बाद थर्ड मैसेज किसी और यूज़र ने किया, उसकी यूज़र आईडी है यूज़र आईडी 2, उसने कुछ और मैसेज कर दिया। तो ये जो यूज़र आईडी है ना, थ्रेड आईडी है, इसी से पता चलेगा कौन से यूज़र के कौन से मैसेजेस हैं। तो आप ये भी हमेशा यूज़ करोगे। तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे। अब हम चेक करते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो हम कैसे चेक करेंगे? तो मैं ना यहाँ पे ही प्रॉम्प्ट दे दूँगी कि हेलो माय नेम इज़ आरोही। फिर वो डेटा मैं एलएलएम को भेजूँगी। एलएलएम उसका रिप्लाई जनरेट करके दे देगा, ठीक है? ऐप रन करेंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगी। फिर दोबारा मैं ऐप रन करूँगी और वहाँ पे क्वेश्चन करूँगी व्हाट इज़ माय नेम? इस तरह से चेक करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो मैंने ये कोड पेस्ट किया। सिंपल मैंने क्या किया है, एक रिज़ल्ट वेरिएबल लिया, उसके अंदर ऐप को कॉल कर रही हूँ। ऐप कौन-सी ऐप? ये जो मैंने ऐप बनाई है, जिसके अंदर मैं मेमोरी यूज़ कर रही हूँ। और मैसेजेज़ में ह्यूमन मैसेज मतलब यूज़र की तरफ से जो मैसेज किया, मैंने जो मैसेज किया वो है माय नेम इज़ आरोही, मैंने यहीं पे मैसेज लिख दिया। फिर कॉन्फिग इक्वल्स टू कॉन्फिग। गाइज़ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी आपको बताई थी कि मैं बता रही हूँ कि ये किस यूज़र का मैसेज है, तो मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने आउटपुट को प्रिंट कराना है, तो सेव करो इस फाइल को और आउटपुट देखो पहले। पाइथन, इस फाइल का नाम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी डॉट पीवाई। ओह! गाइज़ देख रहे हो आप यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि चैट ग्रॉक इज़ नॉट डिफाइंड। तो जब हमने एलएलएम का कोड लिखा था ना, हमने पैकेज इंस्टॉल तो कर लिया, ये वाला पैकेज इंस्टॉल तो कर लिया पर इसको इम्पोर्ट नहीं किया यहाँ पे। तो अब आप पहले इसको इम्पोर्ट करोगे तो आप ये लिख दोगे। इस लाइन को एक्चुअली ना आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ लिखना, तो इम्पोर्ट कर लिया। अब हम कोड को रन करते हैं। देखो आउटपुट आ गई। मैंने मैसेज क्या किया था? यहाँ पे देखते हैं। देखो मैंने मैसेज किया था माय नेम इज़ आरोही एंड नोड ने क्या रिप्लाई किया? हाय नाइस टू मीट यू आरोही, इज़ देयर समथिंग आई कैन हेल्प यू विद? है ना? ये मैसेज आ गया। तो अभी मेमोरी का कॉन्सेप्ट चेक नहीं हुआ, अब हम करेंगे मेमोरी का कॉन्सेप्ट चेक। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप ये जो है ना, इस कोड को सेम को कॉपी कर लो, ये वाला जो अभी हमने लिखा था, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे रिस्पॉन्स 2 लिख दो एंड यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दो, लिख दो व्हाट इज़ माय नेम? अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो देखो आउटपुट। पहले क्या हुआ? एजेंट का रिस्पॉन्स था नाइस टू मीट यू आरोही। फिर दोबारा जब मैंने पूछा व्हाट इज़ माय नेम? तो उसने बोला योर नेम इज़ आरोही, आई रिमेंबर यू, यू टोल्ड मी अर्लियर। तो अब देखो उसने रिप्लाई कर दिया मेरे क्वेश्चन का, मेरा नाम बता दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे हुई मैं वो समझा रही हूँ आपको। तो अब देखो ये ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है। तो पहले ये मैसेज गया नोड के पास, फिर नोड ने मेरे को रिप्लाई कर दिया। फिर मैंने ये मैसेज लिख दिया, सेम सेम कोड में एक ही बार में प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। देखो प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा, ठीक है? ऑनगोइंग चैट है, सेम यूज़र की चैट चल रही है। पहले यूज़र ने ये बोला, तो एआई ने उसका रिप्लाई कर दिया। फिर सेम प्रोग्राम के अंदर ही यूज़र ने पूछा व्हाट इज़ माय नेम? तो उसने उसका आंसर कर दिया, ठीक है? ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब जो करंट कन्वर्सेशन चल रही है, जो सेशन अभी चल रहा है, उसमें आप जो भी पूछते जाओगे, आपके
एजेंट को या आपके एआई सिस्टम को वो याद रहेगा। पर जब एक बार एप्लीकेशन बंद हो गई तो उसको पिछले वाले मैसेजेस याद नहीं रहेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना, ये जो फर्स्ट वाला मैसेज था जिसमें मैंने अपना नाम बताया था, इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब हम सिंपल ये चीज़ पूछेंगे, व्हाट इज़ माय नेम? तो मैंने प्रोग्राम कर दिया हुआ है बंद। ये प्रोग्राम बंद है, अभी चल नहीं रहा है ना? अब हम इसको रन करते हैं दोबारा। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन शॉर्ट टर्म मेमोरी डॉट पीवाई। देखो उसका रिप्लाई क्या है, यू हैवंट टोल्ड मी योर नेम येट, है ना? तो हुआ क्या, जब तक तो कॉन्वर्सेशन चल रही है, ऐप बंद नहीं हुई, तब तक उसको याद रहेगा, वरना उसको याद नहीं रहेगा। तो अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे यूज़ करनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक हम न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दो, इसको नाम दे दो लॉन्ग टर्म मेमोरी डॉट पीवाई। यहाँ पे अब हम काम करेंगे। ओके, ये फाइल ना ऐसे कर लो। अब गाइस, लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या मतलब? लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब, चाहे ऐप बंद हो जाए, जो भी आपने पहले एजेंट से बात करी हुई है, एआई सिस्टम से बात करी हुई है, उसको वो याद रहेगी, प्रीवियस कन्वर्सेशन याद रहेंगी। अब वो होता कैसे है? उस केस में क्या करते हैं ना, हम कोई डेटाबेस यूज़ करते हैं एंड डेटाबेस के अंदर जितनी भी कन्वर्सेशन होती है ना, वो सारी सेव करके रखते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, पहले तो एक डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, कैसे डाउनलोड करोगे डेटाबेस, कैसे इंस्टॉल करोगे, फिर कैसे वो कनेक्ट होगा आपके पाइथन फाइल के साथ एंड फिर कैसे कॉन्वर्सेशन उसमें सेव हो रही है। मैं डेटाबेस में जाके बाद में आपको वो टेबल्स दिखाऊँगी भी, जहाँ पे वो कॉन्वर्सेशन सेव हो रखी हैं। इसी तरह से रियल एआई प्रोजेक्ट्स में मेमोरी यूज़ होती है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस होता है पोस्टग्रीसीक्वल डेटाबेस, पहले उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, ब्राउज़र ओपन कर लो, फिर यहाँ पे आप आके लिखो पोस्टग्रीसीक्वल डाउनलोड। तो ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ऑप्शन आ रही है, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पिक करोगे। तो मेरा विंडोज़ है, तो मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड द इंस्टॉलर लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी एंड ये जो सबसे लेटेस्ट वाला है ना, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दो। जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखोगे डाउनलोड्स के अंदर वो डाउनलोड होने लग जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये डाउनलोडर बंद कर दिया। जब आप एक बार इसको डाउनलोड कर लोगे, आपको ना डाउनलोड्स फ़ोल्डर के अंदर ऐसे फ़ाइल दिखेगी, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना, फिर क्या होगा, इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते रहना एंड फिर ये आपको एक पासवर्ड भी पूछेगा। आप वहाँ पे ना पासवर्ड फ़िल कर देना एंड गाइज़ उस पासवर्ड को याद रखना, क्योंकि वो पासवर्ड आपको बाद में चाहिए होगा। तो मेरे केस में मैंने पासवर्ड रखा है पोस्टग्रेस, ठीक है? ताकि मेरे को याद रहे वो बाद में। तो पासवर्ड रख दो, ये पोर्ट नंबर भी याद रखना कि आपकी पोर्ट नंबर क्या है, क्योंकि हम इसको भी यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में। पासवर्ड एंड पोर्ट नंबर दोनों याद रखना। फिर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते जाओ और इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार जब पोस्टग्रीसीक्वल इंस्टॉल हो गया, अब हमें वेरीफ़ाई करना है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखो pgadmin4 एंड एंटर कर दो। और अगर आपको ऐसे स्क्रीन दिख रही है, दैट मीन्स आपका जो पोस्टग्रीसीक्वल डेटाबेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब ना आप यहाँ पे सर्वर्स पे क्लिक करो। जब आपने सर्वर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये पासवर्ड फिल करने को बोल रहा है, तो पासवर्ड डाल दो। कौन-सा पासवर्ड? जो अभी हमने क्रिएट किया था, ठीक है? मेरा पासवर्ड था पोस्टग्रेस, तो मैंने वो पासवर्ड डाल दिया। अब आप देखो डेटाबेसेस के अंदर ना आपको ये पोस्टग्रेस डेटाबेस दिख रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है। जब आप इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है साथ में। क्या करेंगे ना, हम कोई नया डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो जो भी आज हम मेमोरी सेव करवाएँगे ना अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू, वो हम इसी पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर सेव करवा देंगे। तो अब हम कोड पे दोबारा चलते हैं, वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो काम हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में किया है ना, सेम प्रोग्राम रन करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो सारा कोड शॉर्ट टर्म मेमोरी का कॉपी करो और उसको पेस्ट कर दो लॉन्ग टर्म मेमोरी में। हम चेंजेस सिर्फ कहाँ करेंगे? जो काम सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिप्लेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला काम है ना, वो करेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सारे पैकेजेज़ हमें चाहिए, ये सारा कुछ हमें चाहिए, सिर्फ़ हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये लाइन है शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज़ करने के लिए, वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब हमें वो पैकेज को इम्पोर्ट करना है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए चाहिए होता है। एंड गाइज़ अब एक और चीज़,
आपने नोट किया होगा कि जब हमने ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना, मेमोरी यूज़ करी थी, तो हमने एडिशनली कोई पैकेज नहीं इंस्टॉल किया इसके लिए, ये LangGraph के साथ इनबिल्ट ही आता है। तो पर जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे हैं ना, तब हमें सेपरेटली पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन से पैकेज को इंस्टॉल करोगे, ये डिपेंड करेगा आप कौन-सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो। तो हमारे केस में हम कौन-सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, PostgreSQL। तो हमें उसके रिलेटेड जो पाइथन पैकेज है पहले उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, टर्मिनल पे जाओ, यहाँ पर ये कमांड पेस्ट कर दो, ठीक है? ये देखो, ये कमांड एंड एंटर कर दो। इससे क्या होगा, जो आपने PostgreSQL डेटाबेस अभी अपने पीसी पे इंस्टॉल किया है ना, वो आपके पाइथन कोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज़ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है ना, तभी तो आप उस डेटाबेस में काम सेव कर पाओगे, कन्वर्सेशंस को सेव कर पाओगे। तो देखो, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हम पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है, पैकेज को हमने ये वाले पैकेज को हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब इसको इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट करने के लिए आप लिख दोगे ये वाली लाइन, देखो, पोस्टग्रेस सेवर इम्पोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। तो ये 2 लाइन्स तो हैं जब आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज़ करनी है, एंड ये वाली लाइन मैंने कब बताई थी? जब आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ करनी है। तो हमने अब डेटाबेस को इंस्टॉल कर लिया पीसी पे, उसके पैकेज को इंस्टॉल कर लिया ताकि हम जो हमारे डेटाबेस है लोकल होस्ट पे हमारे कंप्यूटर पे उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ। अब आप यहाँ पर स्क्रॉल करो एंड जहाँ पर हमने ये मेमोरी वाला काम किया हुआ है ना, ये वाली लाइन, इसको कमेंट कर दो क्योंकि हमने टेम्परेरी मेमोरी नहीं यूज़ करनी है अभी। अब यहाँ पे हम पहले तो लिखेंगे DBURI। अब ये क्या है देखो, इसमें मैंने पहले क्या लिखा है, PostgreSQL। इसका क्या मतलब कि डेटाबेस हम कौन-सा यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला यूज़ करना चाहते हैं। फिर ये है यूज़र नेम, तो मेरा यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या होगा, पोस्टग्रेस होगा। यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है, जब आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है ना पोस्टग्रेस को अपने पीसी पे, तो जो पासवर्ड आपने रखा है वो पासवर्ड यहाँ लिखना है, तो मैंने यही सेम पासवर्ड रखा हुआ है। तो लोकल होस्ट मतलब हम अपने लोकल कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं। तो ये पोर्ट नंबर, गाइज़ रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि पोर्ट नंबर भी सेव कर लेना, या तो 5433 होएगी, नहीं तो 5432 होएगी, दोनों में से ट्राई कर लेना आपने कौन-सी रखी है। फिर ये है डेटाबेस का नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है ना? तो देखो यहाँ पे सर्वर्स था, सर्वर पे क्लिक करो, फिर पोस्टग्रेसql है, इसके अंदर डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस के अंदर ये देख रहे हो पोस्टग्रेस, तो ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है, इसका नाम देख लो। तो हमने इस डेटाबेस में ही सेव करना है डेटा, तो हमने वो लिख दिए, यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी हमने। अब आप इस सारे कोड को ना, इसके नीचे वाला जो कोड है ये हटा देते हैं, हम सिर्फ़ ये हाँ, आप ना ये सारा कोड हटा दो इसके नीचे वाला। इसके नीचे सिर्फ़ हमने ऐप को टेस्ट किया था, मैसेजेस देके ना, वो वाला पार्ट हटाया है मैंने। अब ना मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया देखो। पहले तो जो पोस्टग्रेस सेवर हमने ऊपर इम्पोर्ट किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, है ना? इम्पोर्ट किया है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज़ करने के लिए, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देखो, विद पोस्टग्रेस सेवर, फिर मैंने पूरी डिटेल दे दी मेरे डेटाबेस की, जो डिटेल है यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस जिसमें भी काम करना है, एज़ चेक पॉइंटर। फिर चेक पॉइंटर को सेटअप कर दिया, क्योंकि चेक पॉइंटर चाहिए होगा आपको मेमोरी यूज़ करने के लिए। एंड फिर मैं आपको बिल्ड कर रही हूँ। हमने जो चैटबॉट बनाया, हमने जो एक नोड बनाई, उससे काम करवाना है ना, उसको बिल्ड करना पड़ेगा, उसको कंपाइल करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे कर रहे हैं। कॉन्फ़िग ये वाला पार्ट आपको पता ही है कि थ्रेड आईडी देना ज़रूरी है। अब देखो गाइज़, जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बात करते हो ना, यहाँ पे क्या होगा, हर यूज़र के लिए एक सेपरेट टेबल स्टोर होगा। जैसे यूज़र 1 के नाम से टेबल स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे सारा यूज़र 1 का डेटा पड़ा होगा। तो अभी थोड़ी देर में मैं दिखाऊँगी आपको डेटाबेस में, जब हम इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे ना, उसके बाद जाके देखेंगे। तो देखो, यूज़र 1 लिखा है मैंने, तो क्या मतलब है इसका, कि जहाँ पे भी ये वाली थ्रेड आईडी यूज़ हुई होगी, तो वो इस यूज़र के नाम का जो टेबल होगा, वहाँ पे जाके उसका डेटा स्टोर होता रहेगा, ठीक है? अब इतना काम तो कर लिया आपने,
इसके बाद हम ऐप को रन करके देखना चाहते हैं। तो पहले तो गाइज़ हम ये देखेंगे कि क्या जब हम इस कोड को रन करते हैं, ये डिटेल जाके डेटाबेस में सेव हो रही है कि नहीं, है ना? फिर बाद में उसको टेस्ट करेंगे कि वो आंसर कर पा रहा है कि नहीं। पहले हम इतना काम करें, देखेंगे कि इस कोड को रन करके देखेंगे कि ये डेटा को डेटाबेस में सेव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो देखो यहाँ पे मैं ऐप को इन्वोक कर रही हूँ। मैंने मैसेज दिया माय फेवरेट लैंग्वेज इज़ पाइथन एंड थ्रेड आईडी क्या है यूज़र 1 एंड यहाँ पे इसकी आउटपुट स्क्रीन पे भी दिखेगी। हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, फिर डेटाबेस में जाके चेक करेंगे कि यूज़र 1 नाम का कोई रिकॉर्ड है हमारे पास वहाँ पे, ठीक है? तो आप लिखो पाइथन लॉन्ग टर्म मेमोरी सॉरी पाइथन लॉन्ग टर्म मेमोरी डॉट py। तो देखो मैंने क्या लिखा था? मेरा क्वेश्चन था माय फेवरेट लैंग्वेज इज़ पाइथन। ये जब लाइन एलएलएम के पास गई तो एलएलएम ने ये रिस्पॉन्स जनरेट किया पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड वर्सेटाइल लैंग्वेज, ठीक है? तो जनरेट हो गया रिस्पॉन्स। अब हम पोस्टग्रीस्क्यूएल में जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि इस थ्रेड आईडी के लिए यूज़र 1 के लिए रिकॉर्ड सेव हुआ है कि नहीं? तो आप पोस्टग्रीस्क्यूएल पे आ जाओ एंड यहाँ पे सर्वर्स पे क्लिक करो एंड हमें कहाँ जाना है? डेटाबेसेस के अंदर। कौन-सा डेटाबेस? पोस्टग्रेस डेटाबेस एंड इसके अंदर ना आपको स्कीमास पे जाना है, फिर आपको जाना है टेबल्स में एंड ये जो टेबल के अंदर आपको 4 टेबल्स दिख रहे हैं ना, इस तरह के टेबल बनाता है LangGraph डेटा को स्टोर करने के लिए, कन्वर्सेशन को स्टोर करने के लिए। तो हमें ये टेबल दिख गए। अब आप चेक पॉइंट्स पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो आई मीन, फिर आप क्लिक करोगे व्यू एंड एडिट डेटा एंड ऑल रोज पे क्लिक कर दो। अब इस तरफ देखो, आपको दिख रहा है यूज़र 1, है ना? तो यहाँ पर इसने रिकॉर्ड स्टोर कर दिया। ये यूज़र 1 क्या था? रिमेंबर यूज़र 1 थी हमारी थ्रेड आईडी, मतलब ये जो रिकॉर्ड था ये डेटाबेस पे स्टोर हो गया। अब इन फ्यूचर हम कभी भी ये वाली थ्रेड आईडी से बात करेंगे ना, तो आपका जो एआई एजेंट होगा या एआई एप्लीकेशन होगी, उसको वो सारी पुरानी कॉन्वर्सेशन याद रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसने डेटा तो स्टोर कर लिया, अब हम चेक करते हैं कि इसको याद है कि नहीं है, जब हम दोबारा कोई क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इस कोड को ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा होता है, इसको कमेंट कर दो एंड इसके बाद मैंने अब यहाँ पर दोबारा एक क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है? इस बार ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैं ये नहीं दे रही हूँ। मैंने सिंपल एक न्यू क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज। अब एप्लीकेशन बंद हो रखी है, मैं एप्लीकेशन को रन करूँगी दोबारा एंड जब मैं ये क्वेश्चन पूछूँगी, हमारा जो पाइथन कोड है, जो ये LangGraph में हमने एप्लीकेशन बनाई है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके पोस्टग्रीस्क्यूएल में से डेटा फेच करेगा, सेम यूज़र का एंड फिर आउटपुट देगा, ठीक है? तो हम इसको रन करते हैं। तो देखो एजेंट रिस्पॉन्डिंग योर फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन। तो जब हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करी थी तब हमें आउटपुट नहीं मिली थी, बट अब हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज करी है तो अब हमें आउटपुट मिल गई। तो गाइज इस तरह से आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो एंड ये कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये आप वहां से देख सकते हो एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। एंड गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कुछ सजेशंस होते हैं तो कमेंट किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।